नमस्कार दोस्तों, न्यू चाणक्य एकेडमी अजमेर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम इंडिया ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस ऑनलाइन कक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्थिक कारणों से या और किसी अन्य कारणों से दिल्ली और जयपुर में रहकर तैयारी नहीं कर सकते, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना ही हमारा एक उद्देश्य है। और इसमें हम यदि नाम मात्र भी अपना योगदान दे पाएं तो न्यू चाणक्य एकेडमी का एक बहुत ही अग्रसर या अच्छा प्रयास साबित होगा। तो आपका बिना समय गंवाए हम आज टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का अफवाह तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अफवाह तंत्र। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी एक ग्राफिक सब्जेक्ट है, तो हम ज्योग्राफी को एक नवीन पहल के रूप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी विथ डायग्राम नाम से ये नई सीरीज है और इस सीरीज में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका प्रदर्शन या जिसको पेश करने का एक नवीन तरीका मिलेगा देखने को। तो हम सबसे पहले भारत का अफवाह तंत्र टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और यदि हम भारत के अफवाह तंत्र की यदि बात करें तो अफवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र अफवाह तंत्र कहलाता है, या मुख्य नदी या उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र अफवाह तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नदियों का तंत्र, नदियों का जाल अफवाह तंत्र कहलाता है। यदि हम बात करें अफवाह तंत्र के अनुसार तो भारत की नदियों को हम मुख्य रूप से दो पैटर्न पे पढ़ सकते हैं। एक तो उद्गम स्थान के आधार पर, यानी उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है उन्हें हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियां कहा जाता है। दूसरी ऐसी नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है उन्हें प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र यानी उद्गम स्थान के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। कई बार यूपीएससी मेंस, पीसीएस मेंस यहाँ आपके 15 वर्ड में या 50 वर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आरएस 2000, यदि अपन 18 में अभी 2019 की बात करें, मेंस 2018 मेंस की बात करें, तो यहाँ पे आपको 50 वर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। तो कोई भी 5 मुख्य अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि हम हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, ये आपका भारत का डायग्राम है। इस भारत के मैप में यदि हम बात करें तो ये आपका सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक एक पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, हिमालयी पर्वत, और ये आपका पठार है प्रायद्वीपीय पठार। तो उद्गम के स्थान पर कुछ नदियां हिमालय से उद्गम होता है और कुछ नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। यदि हम चर्चा करें कि इनमें मूलभूत अंतर क्या है, तो हिमालय, जैसा कि आपको पता है, सिनोजोइक युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन पठार है। कैसा पठार है? प्राचीन। यदि हम बात करें गोंडवाना का भाग है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तो हिमालय और प्रायद्वीपीय, तो पहला जो अंतर होगा इन दोनों में, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियों का जो उद्गम का स्रोत है वो है ग्लेशियर। हिमालय की नदियों का उद्गम का स्रोत है ग्लेशियर, इसलिए हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां वर्ष भर प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं वर्षवाहिनी, सदानीरा, जिनमें सदा नीर रहता, पानी रहता है, बारहमासी,
हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती है, सदानीरा होती है, बारहमासी होती है, ऐसा क्यों? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है कथन और कारण में कि हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी या बारहमासी होती है। कारण क्योंकि इनका उद्गम का स्रोत ग्लेशियर या हिमनद होता है। तो कथन और कारण दोनों आपके सही होंगे, यानी हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी, सदानीरा या बारहमासी होती है क्योंकि इनके जो स्रोत होता है, यानी इनका स्रोत होता है ग्लेशियर या हिमनद। तो ध्यान आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय की नदियां बारहमासी होती है, इसका रीजन क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां ग्लेशियर से निकलती है, जैसे यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री, ठीक है। यानी इसी प्रकार हम सतलज की बात करें, ठीक है, तो सतलज की यदि बात करें तो राकसताल साल से, और इसी प्रकार हम सिंधु की बात करें तो सिंधु का बोखरचू हिमनद से निकलती है। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को चीन में सांको बोलते हैं और वो आपको मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षवाहिनी, सदानीरा या बारहमासी नदियां क्यों होती है? क्योंकि इनका उत्पत्ति का स्रोत ग्लेशियर होता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां मौसमी होती है, यानी वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। दूसरा मुख्य अंतर, हिमालय के नवीन वलित पर्वत है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां प्रौढ़ावस्था में होती है। तीसरा अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने यानी पर्वतीय क्षेत्र में बहने के बाद मैदानी क्षेत्र में आती है, और आपको पता है कि मैदानी भाग का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपना मध्य मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अफवाह क्षेत्र से निर्मित हुआ है, तो इसे सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो यहाँ आपके पर्वतीय भाग से बहने के बाद मैदानी भाग में बहती हुई कुछ नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में और सिंधु जैसी नदियां अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती है। तो यहां से हिमालय से निकलने वाली दूरी जो नदियां होती है वो लंबी दूरी तय करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये हिमालय वाली नदियों की अपेक्षाकृत या उनके मुकाबले कम दूरी तय करती है। अर्थात हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई अधिक होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो इनकी गति बहुत तेज होती है, और गति तेज होने के कारण ये कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, यानी जलीय ऊर्जा के लिए, हाइड्रो एनर्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो हिमालयी नदियां जलीय ऊर्जा या इसी को बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी और इसी को बोलते हैं पन बिजली। जलीय ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी या पन बिजली के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां इनके मुकाबले कम उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब हिमालय से प्रवाहित होती है तो जब हिमालय से ये नदियां प्रवाहित होगी तो पर्वतीय क्षेत्र से आती है, और पर्वतीय क्षेत्र से आने के कारण ये अपने आसपास वाले पर्वतीय जो पर्वतों का है आसानी से अपर्दन नहीं कर पाती। जब पर्वतीय क्षेत्र का ये आसानी से अपर्दन नहीं कर पाती तो इनका मार्ग सकरा होता है, और ये अपर्दन आपके पार्श्व भाग से नहीं करके निचले भाग से अपर्दन करती है, तो इनका मार्ग सकरा होता है लेकिन गहरा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसी प्रकार हिमालय से निकलने वाली नदियां वी आकार की घाटियां बनाती है, वी आकार की घाटियां सिप्रिकाएं बनाती है पर्वतीय क्षेत्र में। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो मार्ग होता है वो मार्ग सकरा होता है लेकिन गहरा होता है, मार्ग सकरा होता है लेकिन गहरा होता है। सकरा होने के कारण ये पर्वतों का अपर्दन नहीं कर पाती, ठीक है, और ये निचले भाग से कंकड़ पत्थर आते हैं और निचले भाग से आपको अपर्दन करती है, इसलिए सकरा होता है लेकिन गहरा होता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां इनका मार्ग चौड़ा होता है और कम गहरा होता है, यानी उथला हुआ होता है। तो इनका मार्ग चौड़ा होता है और उथला हुआ होता है, यानी कम गहरा होता है, क्योंकि ये पार्श्व भाग से इनका आसानी से अपर्दन हो जाता है।
तो मुख्यतः हम बात करें हिमालयी नदियां और प्रायद्वीप पठार की नदियां, एक मुख्य और अंतर, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो वी आकार की घाटियां बनाती है, वी आकार की घाटियां। आपको पता है कि हिमनद किस प्रकार की घाटियां बनाते हैं, हिमनद कह दीजिए या ग्लेशियर, तो हिमनद यू आकार की घाटियां बनाते हैं, जबकि नदियां, हिमालयी नदियां वी आकार की घाटियां बनाती है। और यदि हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां वी आकार की घाटियों का निर्माण नहीं करती है। और यदि हम नदियों की चर्चा करें तो नदियां अपेक्षाकृत सर्पाकार मार्ग में बहती है। और नदियां कौन कौन से आकृतियों का निर्माण करती है, तो इनमें बात करें तो नदियों के द्वारा शिप्रिकाओं का निर्माण किया जाता है, नदियों के द्वारा शिप्रिकाओं का निर्माण किया जाता है, नदियों के द्वारा गोखुर झील का निर्माण किया जाता है। नदी की विसर्पी क्रिया के कारण जिस झील का निर्माण होता है उसे गोखुर झील कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में है झेलम झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और भारत का सबसे निम्नतम या सबसे गहरी झील कौन सी है, झेलम झील। और झेलम झील किस झील का उदाहरण है, गोखुर झील का। नदी की विसर्पी क्रिया के कारण जिस झील का निर्माण होता है उस झील को गोखुर झील कहा जाता है। इसी प्रकार जलोढ़ मैदानों का निर्माण किया जाता है, जलोढ़ मैदानों का निर्माण किया जाता है। और इसमें भी खादर और बांगर दो पार्ट में पढ़ा जाता है। और उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र, अंतिम क्षेत्र होता है वो होता है डेल्टाई क्षेत्र। तो नदियों के द्वारा कौन कौन सी नदियां किस मार्ग में, सर्पाकार में, ठीक है। दूसरा यदि बात करें नदी क्या कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है, शिप्रिकाएं बनाती है, गोखुर झील बनाती है, जलोढ़ बनाती है और डेल्टाई। और डेल्टा में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में देखा होगा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पे आपको चर और बिल्ली प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। तो भारत का अफवाह तंत्र एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। अफवाह तंत्र मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को अफवाह तंत्र कहा जाता है। दूसरा, यदि हम कहें कि उद्गम स्थान के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां वर्षवाहिनी होती है, जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियां मौसमी होती है। वर्षवाहिनी होती है, इसका कारण क्या है, इनके उद्गम का स्रोत क्या है, ग्लेशियर। नेक्स्ट, ये युवावस्था में होती है जबकि ये प्रौढ़ावस्था में होती है। यदि हम बात इनकी लंबाई अधिक होती है, इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। ये जलीय ऊर्जा के लिए अधिक उपयुक्त है, ये अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है। इनका मार्ग सकरा होता है और गहरा होता है, लेकिन इनका मार्ग चौड़ा होता है और उथला हुआ होता है। ये वी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियां वी आकार की घाटियों का निर्माण नहीं करती। वी और यू आकार में अंतर है। हिमनद किस प्रकार की घाटियों का निर्माण, यू आकार का, जबकि नदियां किस प्रकार की, वी आकार की। नदियां किस आकार में, सर्पाकार में बहती है। और यदि हम बात करें शिप्रिकाएं, गोखुर झील, जलोढ़, डेल्टा, ये नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट, उद्गम उदाहरण भी दे सकते हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र को पुनः 3 अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है, सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में हम उदाहरण लिख सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। तो यहां पे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, पुनः हिमालय को सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। प्रायद्वीप पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इस प्रकार आपका 50 वर्ड का एक संक्षिप्त सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ये पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछे जाते हैं। पीटी में आपके पूछा जा सकता है इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या था, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि मेंस में भी 50 वर्ड में आपसे लिखने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। यह है उद्गम के आधार पर। अब जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। यदि हम जल विसर्जन की बात करें, जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऐसी नदियां, राजस्थान में यदि हम कंपेयर करें तो राजस्थान में जल विसर्जन के आधार पर 3 प्रकार की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां,
बंगाल प्रवाह की नदियां और अरब सागर प्रवाह की नदियां। लेकिन भारत की नदियों को मुख्यतः दो ही प्रवाह में विभाजित किया जाता है, बंगाल प्रवाह की नदियां और अरब सागर प्रवाह की नदियां, अरब प्रवाह की नदियां। यदि हम बात करें भारत के कुल अफवाह तंत्र में से 77%, भारत के कुल नदियों का 77% किस पर अफवाह की नदियां पाई जाती है? बंगाल प्रवाह की नदियां पाई जाती है, जबकि कुल नदियों का 23% अरब प्रवाह पाया जाता है। अर्थात भारत की जितनी भी नदियां उनका 77% जल कौन से प्रवाह में आता है? बंगाल प्रवाह में, और 23% अरब सागर प्रवाह का पार्ट है। पूछा जा सकता है कि जल विसर्जन में मोस्टली किसका पार्ट है? बंगाल प्रवाह का। लेकिन राजस्थान में आपको 3 प्रवाह देखने को मिलते हैं। ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, बंगाल प्रवाह। ऐसी नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है, अरब प्रवाह की नदियां। अरब प्रवाह की नदियों को भी अलग अलग विभाजित किया जा सकता है राजस्थान के पार्ट से, कच्छ के रन, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। और तीसरा है आंतरिक प्रवाह की नदियां। ऐसी नदियां राजस्थान के संदर्भ में, ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में ले जाकर किसी स्थलीय भाग में या झील में विलुप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है, तो वहां से आपसे पूछा जाता है कि मेंथा, गग्गर, रूपारेल, कांतली, रूपनगढ़, काकने, साबी, मेंथा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इन पे चर्चा करते हैं कि भारत की नदियों पे पुनः आते हैं। तो हमने 2 आधार पे, उद्गम के आधार पे और जल विसर्जन के आधार पे भारत की नदियों का विभाजन या क्लासिफिकेशन देखा इंडियन रिवर का। अब हम बात करते हैं हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय पठार। और हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में सबसे पहले नदी और राष्ट्रीय नदी पढ़ेंगे हम गंगा। आज हमारा पहली रिवर है, गंगा रिवर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिर तक विथ डायग्राम गंगा को एक्सप्लेन करेंगे, और आपको देखना होगा कि गंगा का कोई सा भी पॉइंट बारीकी से देखिए, यूपीएससी तक आपका एक भी पॉइंट पीछे नहीं रहेगा, यानी एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ये आप डायग्राम वीडियो के लास्ट में आप कमेंट्स करके भी बता सकते हो, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं गंगा रिवर की, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, भारत की सबसे लंबी भी नदी है, अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी भी है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। यदि हम गंगा अफवाह तंत्र की कहें तो गंगा और उसकी सहायक नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली। सबसे पहले हम मुख्य गंगा नदी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी सहायक नदी पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं गंगा पे, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदी है अपनी गंगा। यदि हम गंगा नदी की चर्चा करें तो दोस्तों उत्तराखंड, यहां पे एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य का उत्तराकोसी जिला है। उत्तराखंड आपका राज्य है और उसका जिला है उत्तराकोसी। उत्तराखंड राज्य के उत्तराकोसी जिले, उत्तराकोसी जिले में आपको यहां पे इस जगह आपको एक हिमनद देखने को मिलेगा और उसका नाम हिमनद का गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, हिमनद कह दीजिए या ग्लेशियर कह दीजिए। उत्तराखंड में बहुत सारे हिमनद है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, मिलाम हिमनद है, शतोपद हिमनद है, इत्यादि हिमनद आपको देखने को मिलते हैं। गंगोत्री हिमनद है, यहां से एक नदी, गंगोत्री हिमनद उत्तराकोसी जिले उत्तराखंड राज्य में, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और यहां पे एक स्थान है आपका गौमुख। यहां पे आपको एक स्थान देखने को मिलेगा गौमुख। यहां पे गंगोत्री हिमनद है, यहां पे गौमुख है। गंगोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है जानवी नदी। गंगोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है जानवी। गौमुख में आने के बाद गौमुख से इसका नाम हो जाता है भागीरथी। गौमुख से जो इसका नाम होता है उसका नाम है भागीरथी नदी।
गंगोत्री से उद्गम होता है तो उसका नाम जाह्नवी होता है। गौमुख से आने के बाद इसका नाम भागीरथी नदी हो जाता है। और भागीरथी नदी जब उत्तराखंड में आगे प्रवाहित होती है तो इसकी एक सहायक नदी आके मिलती है और इस सहायक नदी का नाम है बिलांगना। इस तरफ से एक नदी भागीरथी और इस तरफ से एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है बिलांगना। जब दो नदियों का संगम होता है तो वह होता है प्रयाग। जैसे भागीरथी और बिलांगना, इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उसे बोलते हैं गोविंद प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। भागीरथी और बिलांगना के संगम पर जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है गोविंद प्रयाग। इस प्रयाग का नाम आपको देखने को मिलता है गोविंद प्रयाग। यदि हम बात करें तो यहां पे जब भागीरथी और बिलांगना का जहां पे संगम होता है यहां पे एक बांध बंधा हुआ है और उस बांध का नाम है टिहरी बांध। इस बांध का नाम है टिहरी बांध। पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में। दूसरा, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे है? तो आंसर होगा भागीरथी और बिलांगना। जब दोनों का जहां संगम होता है वहां पे एक बांध बना है, उस बांध का नाम है टिहरी। तो भागीरथी और बिलांगना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट, टिहरी बांध आपसे पूछे, टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, और इसकी दोस्तों ऊंचाई है 261 मीटर। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ऊंचाई पूछे 261 मीटर। नेक्स्ट, जब आपको पता है कि उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था पर्यावरण को, जैव विविधता को, पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, और उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। जिस प्रकार राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए या पारिस्थितिकी को संरक्षण के लिए एक आंदोलन चला था खेजड़ली आंदोलन, उसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था चिपको आंदोलन, और इसका संबंध किस वृक्ष से था? जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। यानी चिपको आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से था? खेजड़ी से। चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के जो प्रेरणाता थे, यानी किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। तो हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन शुरुआत 1973 में किस वृक्ष के संदर्भ में? खेजड़ी, और इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अब चिपको आंदोलन इसी प्रकार है, ये उत्तरी भारत का आंदोलन है क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य से संबंधित एक आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। ये चिपको है और वो है अप्पिको आंदोलन। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन और अप्पिको आंदोलन। और अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। ध्यान रखना, जो चिपको शब्द है इसका जो कन्नड़ तात्पर्य है, जो चिपको शब्द है इसका जो कन्नड़ तात्पर्य है उसी को हम बोलते हैं, यानी चिपको का कन्नड़ पर्याय शब्द है वो है अप्पिको। तो चिपको और अप्पिको आंदोलन, और ये ठीक 10 वर्षों बाद शुरू हुआ। चिपको आंदोलन 1973 में और ये 1983 में, तो ठीक 10 वर्षों बाद शुरू हुआ। दोनों आंदोलन के बारे में फिर देख लीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से यानी उत्तरी भारत से, जबकि अप्पिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक से यानी दक्षिण भारत से। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इनके संरक्षण से संबंधित है। जबकि अप्पिको आंदोलन का संबंध भी इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ, जबकि अप्पिको आंदोलन ठीक 10 वर्ष बाद 1983 में शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन उत्तरी भारत, अप्पिको आंदोलन दक्षिण भारत। और भी बहुत सारे पर्यावरण को बचाने संरक्षण हेतु बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा। और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं, उसी दिन
यानी 24 फेब के न्यूज में, 24 फरवरी 2019 के न्यूज में आज ये आया था कि मेघा पाटेकर ने गंगा बचाओ आंदोलन भी शुरू किया है। तो मेघा पाटेकर जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध के कारण चर्चा में था, उसी प्रकार उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी, यानी उसकी मुहिम की शुरुआत भी कर दी है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो करंट का क्वेश्चन बन सकता है, गंगा बचाओ आंदोलन की हाल ही में शुरुआत किसने की? मेघा पाटेकर ने। और एक खेजड़िया आंदोलन जो अमृता देवी राजस्थान से संबंधित है। तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित है कि चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, खेजड़िया आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, इस प्रकार के। यदि हम बात करें टिहरी बांध, टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य वो 1978 में हुआ था, शुरू हुआ था और इसका प्रथम चरण बनके तैयार हो गया था 2006 में। टिहरी बांध 1978 से लेके 2006 में इस प्रकार निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, टिहरी बांध जब बन रहा था तो चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने इस टिहरी बांध का विरोध किया था। तो उन्होंने टिहरी बांध का विरोध क्यों किया? क्यों दोस्तों, आपने देखा होगा भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। भूकंप जोन सेकंड, थर्ड, 4 और 5, यानी 4 भूकंप जोन है। भूकंप जोन, यदि हम भूकंप जोन की बात करें तो भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। और भूकंपों की दृष्टि से जो सबसे संवेदनशील जोन आता है वो आता है भूकंप जोन 5। और भूकंप जोन 5 में हिमालयी राज्य आते हैं, हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत, जिसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम वाला पार्ट। इसके साथ साथ गुजरात का कच्छ का रण और अंडमान निकोबार, ये जो क्षेत्र है ये हमारे भूकंप जोन 5 में आते हैं। कौन कौन से? हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर भारत, कच्छ का रण, गुजरात का पार्ट और अंडमान निकोबार। और हम जो बात कर रहे हैं किस राज्य में बात कर रहे हैं? टिहरी बांध कहां बन रहा है? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य कौन से जोन में आता है? भूकंप जोन 5, जो भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। ऑलरेडी यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं और एक और बांध बन रहा है यहाँ पे, कौन सा? टिहरी बांध। तो सुंदरलाल बहुगुणा का मानना था कि बांध बनाने से भूकंप आते हैं। बांध बनाने से भूकंप कैसे आते हैं वो समझ लीजिए। भूगर्भ के अंदर प्लेटें हैं, जब बांध बनेगा तो जल का दबाव बढ़ेगा और जल का दबाव बढ़ेगा तो भूकंप, जो भूगर्भ के अंदर प्लेटें हैं वो आपस में खिसकेगी और टकराएगी। और भूकंप के जो प्लेटें हैं भूगर्भ के अंदर, उनकी टकरार से जो कंपन होता है उसी कंपन को हम भूकंप कहा जाता है। जब वो भूपटल पर यानी एपिसेंटर पर सबसे पहले अनुभव होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। तो बांध बनने के कारण जल का दबाव पड़ेगा, जल का दबाव बढ़ने के कारण प्लेटें खिसकेगी और प्लेटें खिसकने के कारण भूकंप आएगा। तो ऑलरेडी ये भूकंप जोन 5 में जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और बांध बनाने के कारण भूकंपों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया था। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में कौन सा? चिपको आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन इसका विरोध शुरू किया था उन्होंने कब से? 1980 से। तो ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा ने उसका 1980 से विरोध करना शुरू कर दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो हमने टिहरी बांध के बारे में वापस देख लीजिए। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड। किन दो नदियों के? भागीरथी और बिलांगना के संगम पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। कितने मीटर? 261 मीटर। निर्माण कार्य 1978 से लेके कब पूर्ण हो गया? प्रथम चरण 2006 में। और टिहरी बांध का विरोध क्यों किया? कि बांध के कारण भूकंप आते हैं, इसलिए विरोध करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहां से भागीरथी नदी आगे प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में आगे प्रवाहित होती है। ये लीजिए, ये आपकी नदी है भागीरथी। अब इस तरफ से उत्तराखंड राज्य में भी चर्चा कर रहे हैं भाई, हाल फिलहाल गंगा का नाम गंगा कैसे हुआ उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे एक हिमनद है उत्तराखंड में, सतोपत हिमनद, सतोपत हिमनद। और यहां पे एक हिमनद है उत्तराखंड में, मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद, सतोपत हिमनद और मिलाम हिमनद। सतोपत हिमनद, सतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है
और इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। और मिलाम हिमनद से एक नदी निकलती है और इसका नाम है धौली गंगा। सतोपद हिमनद से विष्णु गंगा, मिलाम हिमनद से धौली गंगा। और जब ये दोनों नदियां मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है, दो नदियों के संगम पे प्रयाग बनेगा और यहां पे जो प्रयाग बनेगा उसका नाम है विष्णु प्रयाग। दोस्तों ये प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं विष्णु प्रयाग। और स्थान यदि पूछ ले तो यहां पे स्थान है जोशीमठ, माउंटेन या जोशीमठ स्थान। तो स्थान या माउंटेन का नाम है वो है जोशीमठ और प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में और संगम होने के बाद इसका नाम हो जाता है दोस्तों अलकनंदा। दोनों का संगम होने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाए अलकनंदा। तो अलकनंदा यदि हम बात करें तो अलकनंदा पे एक स्थान है बद्रीनाथ। पूछ सकते हैं आपको तो 4 छोटी धाम है, 4 छोटी धाम के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। किन किन को? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन्हें 4 छोटी धाम कहा जाता है और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो गंगा से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, बद्रीनाथ का संबंध किससे? अलकनंदा, यानी बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा। और केदारनाथ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। आगे जाके अपन चर्चा करेंगे। 2 शाखाओं के मिलने के बाद विष्णु गंगा और धौली गंगा, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। और ये लास्ट तक अलकनंदा ही रहेगा दोस्तों, इस तक लास्ट तक इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा, यहां तक यानी देवप्रयाग तक। आगे चर्चा करेंगे। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी जब आगे प्रवाहित होती है तो इस तरफ से एक छोटी सी नदी आके और मिलती है और इस नदी का नाम है दोस्तों नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, जिस स्थान पर 2 नदियां मिलेगी और उसे बोलते हैं प्रयाग, और इस प्रयाग का नाम है दोस्तों नंद प्रयाग। पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा जो प्रयाग है नंद प्रयाग है। नेक्स्ट, जब नदी और आगे प्रवाहित होती है, अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है तो इस तरफ से एक नदी और आके मिलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों पिंडार, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस स्थान पर आके मिलती है, यानी अलकनंदा प्लस पिंडार जिस स्थान पे आके मिलती है, उस प्रयाग नंबर 3 प्रयाग जो आपका देखने को मिलेगा, वो जो प्रयाग होगा वो होगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। नदी आगे और प्रवाहित होती है तो यहां पे आपको पता है चोराबाड़ी ग्लेशियर है, चोराबाड़ी झील, चोराबाड़ी ताल। आपको पता है जिस झील के पीछे ताल लगता है वो उत्तराखंड की है, लेकिन एक चंद्रताल को छोड़ दीजिए, चंद्रताल आपको रेणुका, चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। लेकिन मोस्टली जिस झील के पीछे ताल लगती है वो कहां की होगी? उत्तराखंड की। जिस झील के पीछे नाग लगती है वो होगी जम्मू कश्मीर की। तो यहां पे चोराबाड़ी ताल जो झील है, यहां से एक यानी नदी का उद्गम होता है। यहां पे पास में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है केदारनाथ। अलकनंदा के पास था बद्रीनाथ, अलकनंदा के पास बद्रीनाथ और यहां पे है केदारनाथ। और आपको पता है यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है दोस्तों मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? या तो केदारनाथ ऑप्शन आएगा या चोराबाड़ी ताल ग्लेशियर से या झील से। मंदाकिनी नदी आपको पता है 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी केदारनाथ में, तो वो कौन सी नदी थी? मंदाकिनी नदी। अब देखिए मंदाकिनी नदी थोड़ी सी यहाँ पे आगे प्रवाहित होती है तो इस तरफ से एक नदी आती है काली गंगा, इस तरफ से एक नदी आके मिलती है उसका नाम है काली गंगा नदी,
काली गंगा नदी। अब दो नदियों का पुनः संगम होता है, और जहां दो नदियों का संगम होता है दोस्तों उसे बोलते हैं प्रयाग, और इसका नाम है सोनप्रयाग। इस प्रयाग का नाम है सोनप्रयाग। मंदाकिनी और काली गंगा जहां मिलती है उसका नाम क्या है? सोनप्रयाग। अब देखिए ये नदी और आगे प्रवाहित होती है, नाम रहता मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आती है और अब ये मुख्य नदी में मिल जाती है, और इस मुख्य नदी का नाम है दोस्तों अलकनंदा। और जिस स्थान पे ये आके मिलती है दोस्तों उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। संगम हो गया, इधर से नदी आई मंदाकिनी, और ये खुद कौन सी थी? अलकनंदा, और यहां पे जहां संगम हुआ इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देख लीजिए। और ये अलकनंदा नदी और इस तरफ से भागीरथी नदी, ये जब दोनों मिलती है और दोनों में जो संगम होता है उसका नाम है देवप्रयाग। इस संगम का नाम है देवप्रयाग। अभी कुछ 17 तारीख को समथिंग 17 फरवरी को संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती है, तो इसका आंसर होता देवप्रयाग। और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि प्रयाग हर एग्जाम में। और ये जो 5 प्रयाग, मोस्टली तो वैसे तो 7 प्रयाग हो गए, एक प्रयाग हो गया आपका गोविंद प्रयाग, एक हो गया आपका सोनप्रयाग, और ये आपके 5 प्रयाग हो गए। इन 5 प्रयाग को, यदि इन 2 को छोड़ दिया जाए तो इन 5 प्रयाग को बोलते हैं पंच प्रयाग। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग शामिल है या नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं, और उसके बाद एग्जाम में कैसे कैसे किस किस पैटर्न पर, किस डायनेमिक पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या आरपीएससी, यूपीएससी या अन्य पीसीएस कौन से एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिली, नाम क्या हो गया? देवप्रयाग। और दोनों के संगम होने के बाद, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होने के बाद देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा। दोनों अलकनंदा भागीरथी मिलने के इसका नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा का नाम गंगा कहां होता है? देवप्रयाग में। और किसके मिलने के बाद? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के या संगम होने के बाद। अब देखो हमने अभी तक इस वीडियो में यह देखा है कि गंगा का नाम गंगा कैसे होता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नदी है, सबसे लंबी नदी है, अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी है, तो इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उन पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन कैसे पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा गंगा के बारे में, हम इसी पे चर्चा करें अभी। पहला, गंगा का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? क्वेश्चन, गंगा का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? क्यों हिमालय से निकलती है गंगा, तो कौन से हिमालय से होता है? तो देखो हिमालय को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। हिमालय, एक तो इसका लंबवत विभाजन होता है, हिमालय का लंबवत विभाजन होता है, और हिमालय को लंबवत रूप से, क्षैतिज रूप से, यह हिमालय का क्षैतिज विभाजन है। और क्षैतिज रूप से हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ट्रांस हिमालय, मान हिमालय कह दीजिए या वृहद हिमालय कह दीजिए, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, स्मॉल हिमालय और शिवालिक हिमालय। यानी यदि हम आपसे पूछें कि हिमालय को क्षैतिज रूप से कितने भागों में बांटा गया? क्षैतिज रूप से 4 भागों में, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ग्रेट हिमालय या मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार आपसे क्षैतिज विभाजन पूछे तो दोस्तों क्षैतिज विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। यहां पे आपकी सिंधु, यहां पे एक नदी आपकी सिंधु, यहां पे मिलेगी आपको सतलज, यहां पे मिलेगी आपको काली, यहां पे मिलेगा तीस्ता और यहां पे मिलेगी ब्रह्मपुत्र। ये हमारी कुछ नदियां हैं। अब देखो सिंधु से सतलज के बीच जो हिमालय है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच जो हिमालय है, सतलज से काली के बीच, इसे कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। जबकि काली से तीस्ता के बीच जो हिमालय है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच है इसे असम हिमालय कहा जाता है। और हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन करने वाले ज्योग्राफर थे सिडनी बुराड। नदियों के आधार पर विभाजन किया था सिडनी
सनी बुराड़ ने। अब देखो यदि आपसे पूछे कि कुमायूं उत्तराखंड का मतलब है कि कुमायूं हिमालय किन राज्यों में, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। क्यों? सतलज नदी आपको पता चीन से निकलती है, राकस्थाल झील से, और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में शिपकेले दर्रे से प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस हिमालय के विस्तार है और इस हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय उसे क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। और गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड से। कौन से जिले से? उत्तराकाशी। कौन से से? गंगोत्री से। तो ये कौन से हिमालय में आता है? कुमायूं हिमालय में। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? कुमायूं हिमालय से। ये तो लंबवत विभाजन के अनुसार है, लेकिन आपसे पूछेंगे गंगा का, यदि कुमायूं हिमालय ऑप्शन में नहीं आए तो आएगा आपका वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? वृहद, क्योंकि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो गंगा का उद्गम कहां से होता है? कुमायूं हिमालय भी ऑप्शन में आ सकता है या वृहद हिमालय भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद यदि अपन चर्चा करें, ये दिखा पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि गंगा का जो उद्गम होता है कौन से हिमालय से? कुमायूं हिमालय या वृहद हिमालय। किस जिले से होता है? उत्तराखंड से। किस राज्य से होता है? उत्तराखंड से। किस जिले से? उत्तराकोशी से। किस हिमनद से होता है? गंगोत्री से। और गंगोत्री से गौमुख के बीच इसका नाम होता है जाह्नवी नदी, और इसके गौमुख से इसके बाद नाम होता है भागीरथी। और भागीरथी और बिलांगना के संगम पर एक बांध, बिलांग के संगम एक बांध बना, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। और जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है उसे बोलते हैं गोविंद प्रयाग। और चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, इनकी चर्चा की थी। नेक्स्ट, भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम कहां होता है? देवप्रयाग में। और इसी के साथ इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो गंगा का नाम गंगा कहां हुआ? देवप्रयाग में। अब ये प्रयाग अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो टिहरी बांध के बारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और प्रयाग के क्वेश्चन कैसे आएंगे? पैटर्न बता देता हूं मैं। अक्सर जो पैटर्न देखने को मिलते हैं यूपीएससी में, 4 प्रयाग लिख देते हैं मोस्टली, जैसे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। 4 प्रयाग लिख देते हैं। और भी प्रयाग है, वो सारे प्रयाग लिख देता हूं मैं। नंद प्रयाग, सोन प्रयाग, गोविंद प्रयाग। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? इनके सामने नदियों के नाम लिख देंगे, 2-2 नदियों के पैर में। जैसे गोविंद, भागीरथी और बिलांगना। कर्ण प्रयाग के सामने लिख दिया अलकनंदा प्लस पिंडार। रुद्र प्रयाग के सामने लिख दिया अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देवप्रयाग के सामने लिख दिया अलकनंदा प्लस भागीरथी। विष्णु प्रयाग के सामने लिख दिया धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। नंद प्रयाग के सामने अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। सोन प्रयाग के सामने मंदाकिनी और काली गंगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो 4 ऊपर के ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे, 4 सामने देंगे, एक अलग दे देंगे। जैसे अलकनंदा भागीरथी लिख दिया तो अलकनंदा के सामने लिख देंगे नंदाकिनी। कौन सा सम्मिलित है या नहीं है? पहला पैटर्न, कौन सा सम्मिलित है या नहीं। या आपसे पूछा जाता है कौन सा सम्मिलित है या सम्मिलित कीजिए, या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। अभी जो संस्कृत में जो सेकंड ग्रेड में आया था कि अलकनंदा, क्वेश्चन अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। पैटर्न यही रहेगा आपका। क्वेश्चन कोई सा भी फ्रेम हो सकता है कि अलकनंदा प्लस पिंडार कहां मिलती है, तो ऐसे क्वेश्चन। तो देखो छोटा सा कि यदि याद रख सको तो आप, ठीक है। भागीरथी और बिलांगना गोविंद प्रयाग में। अलका देखो अलकनंदा में 4 में अलकनंदा 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 मिल क्या रही है। यदि पिंडा अलकनंदा में आपको तो भैरव जी के जो आपको तो पिंडे होते हैं, तो पिंडे का क्या पकड़ लीजिए? कान, ठीक है। मंद मंद करते ही रुद्र रूप धारण कर लेती है।
और आपको पता है अलका का देवर कौन है? भागीरथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलका का देवर कौन है? भागीरथ। और धौला और विष्णु भगवान कैसे हैं? धौले, तो विष्णु प्रयाग। अलक नंदा आ गया तो नंद प्रयाग। और अब तो काली मंदा, ये क्या हो गया? सोन प्रयाग। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सोनी जो सोन है यानी सोना है वो मंद बुद्धि की और काली है। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिसे आप याद रखते हैं, लेकिन याद होना आपका इंपॉर्टेंट है। ये गंगा का जो पार्ट है, गंगा का नाम गंगा कैसे हुआ? अब इसके बाद हम गंगा के आगे शुरुआत करते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पैटर्न मैंने बता दिया, प्रयाग पूछे जा सकते हैं।